एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तुम अपने आप की भी नहीं सुनता। ऐसा है दोस्तों, बात किसी ने भी कही हो, बात बिल्कुल ठीक कही है। जो लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं उनको कमिटमेंट ऐसी ही चाहिए भाई। ऐसा है, जो गेट की तैयारी कर रहे हैं ना, कमिटमेंट तो अपनी ऐसी रखो कि एक बार अगर आपने तैयारी करना शुरू कर दिया उसके बाद तो अपने आप की भी नहीं सुननी। उसके बाद ये नहीं सुनना हाँ मेरे से नहीं होगा, पता नहीं मेरा क्या होगा। कर रहे हो तो तसल्ली से करो, एक बार जो होगा देखा जाएगा। पहले तैयारी करना आपका धर्म है। अगर बात करें, गीता में भी लिखा है कर्म करो फल की चिंता मा करो ठीक है, फल की चिंता मत करो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तैयारी करो, इतने अच्छे से करो कि तुम्हारा गेट तो क्लियर हो ही हो, आपको अच्छे से रैंक मिले। ठीक है जी। और एक और बंदे ने एक और बहुत अच्छी बात बोली है। क्या बोली है? स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, ये वाली बात नहीं। बात ये है कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन मैन। ऐसा है ये बात भी बिल्कुल ठीक है। डोंट अंडर एस्टिमेट योर पावर। जो आप कर सकते हैं जरूरी नहीं हर कोई कर सकता है। अपने आप के अंदर सेल्फ बिलीफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ बिलीफ या सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये आपको एवरी डे बूस्ट करना पड़ेगा। सारे लोग आपके आसपास वाले बोलेंगे टाइम ख़राब कर रहा है, नहीं होगा तेरे से, अरे इसमें तो बहुत सारे लोग तैयारी करके रह गए, कुछ नहीं होता। ऐसा है, अगर आपको करना है तो यू आर द ओनली वन। आपको कभी भी कोई भी एग्ज़ाम अगर देने जा रहे हो, एक पोस्ट भी अगर है तो आपको तो एक ही चाहिए ना। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी है और ये चीज़ सोच के ही तैयारी करनी है कि अगर मैं तैयारी कर रहा हूं तो मैं सक्सेसफुल होऊंगा। ठीक है जी। आई होप आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित मलिक और मकैंजी मलिक साहब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्या करेंगे, आज हमारा सेकंड लेक्चर करेंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का। आज हमारा सेकंड लेक्चर करेंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का। पहले लेक्चर में हमने क्या किया था? पहले लेक्चर में हमने 5 टॉपिक किए थे। कौन कौन से? सबसे पहले हमने किया था प्रोडक्शन क्या होता है, उसके बाद देखा था प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, उसके बाद देखा था प्रोडक्टिविटी क्या होती है, उसके बाद देखा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्रियल इंजीनियर एंड प्रोडक्शन मैनेजर, और लास्ट में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आई होप आप सभी को याद होगा। जिसको याद है अच्छी बात है, जिसको याद नहीं है यार, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप पिछला लेक्चर जाके देखिए। वो लेक्चर आपको यहाँ पे बहुत काम आने वाला है। ऐसा है, हालांकि वो नहीं भी देखोगे तो भी इस लेक्चर को देख सकते हो, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उससे थोड़ा बहुत रिलेट करेगा। बाकी यहाँ पे जो होने वाला है आज जो लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गेट में इससे पहले 5 बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है जी। इंट्रोडक्शन एंड ब्रेक इवन एनालिसिस में आज हम करने जा रहे हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। हमारा आज का जो टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रेक इवन एनालिसिस। तो बिना किसी देरी के, विदाउट फर्दर अड्यू, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस की। टर्म तो आपने बहुत बार सुन ली, ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस है क्या? ये ब्रेक इवन एनालिसिस क्या ये ब्रेक इवन टर्म का भी कोई मतलब है? बिल्कुल है। ब्रेक इवन का मतलब भी है। ब्रेक इवन एनालिसिस जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है? ब्रेक इवन एनालिसिस इज ए रिलेशन बिटवीन टोटल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस या सेलिंग कॉस्ट और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन।
अगर बात करें, पिछले लेक्चर में हमने किया था टोटल कॉस्ट, ठीक है जी। टोटल कॉस्ट हमने किया था, हमने क्या किया था, पहले हमने देखा था डायरेक्ट कॉस्ट, फिर देखी थी इनडायरेक्ट कॉस्ट, फिर उन दोनों को ऐड किया तो बना था हमारा क्या, डायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट को ऐड किया था तो फैक्ट्री कॉस्ट बनी थी। फैक्ट्री कॉस्ट में हमने 3 चीज़ें ऐड कर दी थी, क्या, एडवर्टाइजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग। वो ऐड करने से हमारी बन गई थी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में हमने अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया था तो बन गया था सेलिंग प्राइस। तो अगर बात करें टोटल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, इन तीनों में जो रिलेशन है वो कौन देता है, ब्रेक इवन एनालिसिस। ठीक है जी। सबसे पहले तो यही चीज़ लिख लेते हैं कि इसी डेफिनेशन को लिख लेते हैं, ठीक है जी। ब्रेक इवन एनालिसिस को बार बार मैं ब्रेक इवन एनालिसिस ना लिख के मैं BEA लिखूंगा। ब्रेक इवन एनालिसिस इज ए रिलेशन बिटवीन टोटल कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट या सेलिंग प्राइस एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अगर हम बात करें ब्रेक इवन एनालिसिस को यूज क्यों करते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस का यूज होता है एट इनिशियल स्टेज टू फाइंड आउट वेदर आवर सिस्टम विल बी प्रोडक्टिव इनफ, या फिर यू कैन से हमारे को प्रॉफिट होने वाला है या लॉस होने वाला है, ठीक है जी। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये एक टूल है एक तरीके से। ब्रेक इवन एनालिसिस इज यूज्ड एट इनिशियल स्टेज to identify potential profit or loss of our production system, ठीक है। ऐसा तो है ना, जब भी हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं, किसी भी चीज़ की फैक्ट्री लगा रहे हैं, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, प्रॉफिट कमाना। अगर प्रॉफिट कमाने के लिए ही हम कर रहे हैं तो प्रॉफिट कब कमा पाएंगे, प्रॉफिट हम जब ही कमा पाएंगे जब हमारा प्रोडक्शन सिस्टम यू कैन से प्रॉफिटेबल होगा। तो ब्रेक इवन एनालिसिस से हम क्या करते हैं, उसको शुरू में ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में ज़्यादा जानने से पहले हम कुछ टर्म्स लिख लेते हैं। टोटल कॉस्ट जो है हमने किया था डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट और मार्केटिंग वगैरह को ऐड करके। आज हम उसको ऐसे ना लिख के हम इसको लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है जी। एक बार इसको नोट कर लीजिए, मैं रब कर रहा हूं इसको। अब अगर बात करें टोटल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट की अगर हम बात करें, उससे पहले कुछ टर्म्स मैं लिखवा देता हूं। हम यहां पे F से डिनोट करेंगे फिक्स प्राइस को, फिक्स प्राइस। V से डिनोट करेंगे वेरिएबल प्राइस। अगर आप अलग अलग लिखना चाहो तो फिक्स प्राइस क्या है, फिक्स प्राइस वो प्राइस है जिसका यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनकी कॉस्ट फिक्स है। कैसे, हमारी मशीन है, एक बार ख़रीद ली, उसकी कॉस्ट तो फिक्स हो गई। इसके अलावा वॉचमैन की सैलरी है, या हायर ऑफिसर्स की सैलरी है, या हमारा यू कैन से रेंट ऑफ द बिल्डिंग है, या इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है, या हमारी ट्रांसपोर्टेशन की, एडवर्टाइजमेंट की, ये सारी जो कॉस्ट हैं, ये सारी कॉस्ट क्या हैं, फिक्स कॉस्ट के अंडर में आएंगी, ठीक है जी। फिक्स कॉस्ट कौन सी है, वो कॉस्ट जिसका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट ना आए। तो फिक्स कॉस्ट को हम ये क्या लिख सकते हैं, फिक्स कॉस्ट इज दैट कॉस्ट
which is not affected by वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, दैट कॉस्ट विच इज नॉट अफेक्टेड बाय वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। और ऐसी कौन कौन सी कॉस्ट होती हैं? सबसे पहले मान लो रेंट ऑफ द बिल्डिंग, वो तो कॉन्टिन्यूसली सेम ही है, ऐसा तो है नहीं हम थोड़ी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारा रेंट कम है और अगर ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ज़्यादा है, ऐसा तो है नहीं। रेंट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, रेंट ऑफ द बिल्डिंग के बाद सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज। इसके अलावा अगर बात करें कॉस्ट ऑफ मशीन, और अगर क्या हो सकता है कॉस्ट ऑफ मशीन के अलावा हमारा रॉ मटेरियल है, नहीं रॉ मटेरियल की कॉस्ट वेरिएबल में आ जाएगी, ठीक है बिल्कुल। रेंट ऑफ द बिल्डिंग, सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज, कॉस्ट ऑफ मशीन, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट लगा लो, जो वो कॉस्ट जो हमने इनडायरेक्ट कॉस्ट में ली थी। कौन से वाली? वो कॉस्ट जहाँ पे यू कैन से पंखे चल रहे हैं या बिजली है या कहीं पे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की वो कॉस्ट जो हमारी मशीन रन करने के लिए काम नहीं आ रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, वॉचमैन वगैरह की सैलरी है, ये सब जो है इट विल कम अंडर फिक्स कॉस्ट। ठीक है, एक बार हमने जो ले लिया वो तो एक तरीके से फिक्स हो गया ना। फिक्स कॉस्ट जो है ये कभी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होगी। दूसरी आप समझ ही गए होंगे, अगर ये कॉस्ट वो है जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं हो रही, तो वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होगी? वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होगी जो हमारी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज हो रही है। ठीक है, जैसे जैसे हम ये करेंगे, पहले एक बार इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट को देखते हैं। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से। फिक्स कॉस्ट की बजाय अगर हम वेरिएबल कॉस्ट, अगर इसी में आप थोड़ा सा चेंज कर दें, वेरिएबल, अच्छा फिक्स प्राइस लिख दिया मैंने, सॉरी कॉस्ट लिखते हैं इसको। ठीक है, बोल कॉस्ट रहा हूं, यहां पे कॉस्ट कर देना। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होगी? दैट कॉस्ट विच इज अफेक्टेड बाय वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। सेम डेफिनेशन, बस हमने नोट हटा दिया। दैट कॉस्ट विच इज अफेक्टेड बाय वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, वो क्या हो जाएगी? हमारी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी, और वेरिएबल कॉस्ट में कॉस्ट कौन कौन सी इंक्लूड हो जाएगी? ये सारी चीजें हम हटा देते हैं। वेरिएबल कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड हो जाएंगी? फॉर एग्जाम्पल मशीन की रनिंग कॉस्ट है। ठीक है, मशीन रनिंग का, मशीन या फिर मशीन को रन करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए है, मशीन रनिंग कॉस्ट लगा लो। ठीक है, रनिंग कॉस्ट, एक पीस प्रोड्यूस करना है तो थोड़ी देर मशीन चलानी पड़ेगी, 100 पीस प्रोड्यूस करने हैं तो ज़्यादा देर मशीन चलानी पड़ेगी। तो जितना ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन होगा उसके साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड है ये। सेकंड चीज़ अगर बात करें रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को क्या है? रॉ मटेरियल, अगर हमें 2 पीस प्रोड्यूस करने हैं उसके लिए हमें रॉ मटेरियल कम लेना पड़ेगा, अगर हमें 10 पीस प्रोड्यूस करने हैं या 100 पीस प्रोड्यूस करने हैं उसके लिए मटेरियल ज़्यादा लगेगा। तो ऑब्वियसली रॉ मटेरियल भी डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? वेरिएबल कॉस्ट के। यू कैन से डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के। ठीक है, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को एक्स से लिख रहा हूं, इफ एक्स इज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन अगर x हमारा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है तो x के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई है। अगर हम ध्यान से देखें, ये वाली कौन सी कॉस्ट है? डायरेक्ट कॉस्ट है, जो वो प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड है। रॉ मटेरियल है, वो कौन सी कॉस्ट है? डायरेक्ट कॉस्ट है। और भी ऐसी कोई कॉस्ट हो सकती है जो मटेरियल के बनने के साथ साथ यू कैन से बढ़ती जाएगी। ठीक है, इनको फिनिश करने के लिए है, या मतलब जो प्रोडक्शन में मेनली जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट तक बन रहा है, तो उस टाइम पे जो भी हमारी कॉस्ट आ रही है फिनिशिंग के लिए, अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें वो मटेरियल जो हमारा इसको फिनिश करने के लिए काम आ रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, मान लो अगर हमें सैंड पेपर चाहिए, 1-2 पीस को 10 पीस को प्रोड्यूस करने 10 पीस को प्रोड्यूस करने के लिए, क्या पता यू कैन से उनकी फिनिशिंग के लिए, या ग्राइंडिंग व्हील है,
ग्राइंडिंग व्हील तो हो सकता है सारे उनके लिए, सारे सिस्टम के लिए एक ही हो, लेकिन फिनिशिंग के लिए पहले अगर जैसे हम सैंड पेपर बात कर रहे हैं, तो सैंड पेपर अगर है तो वो थोड़े पीस प्रोड्यूस करने होंगे, उनके लिए हमारा कम लगेगा। जैसे ज़्यादा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन तो हमारा वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है जी। इस टाइप की जो चीज़ें होंगी वो हमारी किस में आ जाएंगी, वेरिएबल कॉस्ट में। आई होप आपको फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ आंसर कमेंट कीजिए, मैं दोबारा उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, आपका जो डाउट है वो कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा। अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, तो क्या हम ये कह सकते हैं, अगर स्मॉल वी को अगर हम लें, स्मॉल वी को अगर हम लिखें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, अगर हम पर यूनिट लिख रहे हैं तो क्या हम ये लिख सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो ये है, और ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाइंग करेंगे तो हमारा कैपिटल वी आ जाएगा। तो क्या हम लिख सकते हैं कैपिटल वी इज इक्वल टू स्मॉल वी इंटू एक्स? अरे बोलो, लिख सकते हैं ना। तो वी, कैपिटल वी क्या आ जाएगा, स्मॉल वी इंटू एक्स। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो टोटल कॉस्ट मैंने क्या बताया था, टोटल कॉस्ट क्या है, इट इज ए सम ऑफ फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी, टोटल कॉस्ट इज ए सम ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। साथ में लिखने की जरूरत नहीं है, हम एस को ना, एस को लिख देंगे टोटल सेल्स और रिवेन्यू, और जैसे हमने वेरिएबल कॉस्ट में लिखा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ऐसे ही अगर स्मॉल एस हम लिख लेते हैं, स्मॉल एस हमारा वो अगर लिख लेते हैं सेल्स कॉस्ट पर यूनिट या सेलिंग प्राइस पर यूनिट। एक यूनिट को बेचने का प्राइस है, उसको अगर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, सेलिंग कॉस्ट एस इंटू एक्स। आई होप आपको क्लियर होगा, ऐसा ना हो भाई आप डाउट में रह जाओ कि मैंने इधर उधर लिख दिया। पहले आपको बता देते हैं, इसको सारा एक बार आप नोट कर लीजिए नोटेशंस को, उसके बाद मैं इसको लिखवा देता हूँ। ठीक है, आई होप नोट कर लिया होगा। मैंने क्या बताया, टोटल कॉस्ट है हमारी फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अगर मैं इसको लिखूं टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट एफ प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और हमने अभी क्या लिखा था, v को क्या लिखा था, स्मॉल v इंटू एक्स। ठीक है, स्मॉल v इंटू एक्स। तो आई होप ये क्लियर होगा। हमने एक चीज़ और बात करी थी, अगर हम P से प्रॉफिट को डिनोट करते हैं तो टोटल कॉस्ट में कल वाले लेक्चर में किया था, जिसने देख लिया ठीक है, जिसने नहीं देखा है ऊपर आपको लिंक दिख रहा होगा, उस लिंक पे क्लिक करो, पिछला वाला लेक्चर आपको मिल जाएगा। सेलिंग प्राइस जो हमारा टोटल सेलिंग प्राइस है वो क्या होता है, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। क्या होता है, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर मैं प्रॉफिट को P से डिनोट कर रहा हूं तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं S इज इक्वल टू एफ प्लस स्मॉल वी इंटू एक्स प्लस प्रॉफिट। ठीक है जी, आई होप यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। मैंने अभी आपको बताया था क्या कि सेलिंग प्राइस जो है, टोटल सेल्स है, वो हमारी क्या हो जाएगी, सेल्स ऑफ 1 यूनिट इनटू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ऑब्वियसली अगर मान लो एक हमारी यूनिट है वो 6 रुपये की बिक रही है और हमारे पास 100 यूनिट है, तो टोटल तो 600 की बिकेंगी ना। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। इसके बाद अगर बात करें एफ प्लस वी इंटू एक्स प्लस पी, ये हमारी होगी टोटल हमारी गवर्निंग इक्वेशन। एक तरीके से इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे भी इसको गवर्निंग इक्वेशन लिख सकते हैं इसको, ये हमारी गवर्निंग इक्वेशन है। इसको अगर हम अपनी टर्म्स में करना चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको और इसको एक साइड में ले रहा हूँ जहाँ पे x की टर्म है, तो ये s इंटू एक्स माइनस
v इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ प्लस पी। ठीक है जी, आई होप ये आपको क्लियर होगा। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो s माइनस वी इट विल बी इक्वल टू इंटू एक्स इक्वल टू एफ प्लस पी। ठीक है, किसी को कुछ समझ में ना आ रहा हो तो भाई कमेंट करो, मैं आपके आंसर का रिप्लाई करूंगा, सॉरी मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा। यहां से हमारा x क्या आ गया, f प्लस पी डिवाइडेड बाय स्मॉल s माइनस स्मॉल v। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले को थोड़ी देर में हम यूज करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो कि ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है वो सीखेंगे अभी, पहले इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे उसमें। तो इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से स्टार मार्क लगा के लिख लो कि ये फॉर्मूला आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है जी, मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी। आई होप आपको क्लियर होगा। टोटल कॉस्ट को हमने क्या किया, फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट की टर्म में लिख दिया। फिक्स कॉस्ट को हमने लिख दिया एफ और वेरिएबल कॉस्ट को लिख दिया वी इंटू एक्स। प्रॉफिट को हमने पी लिखा है। अगर सेल्स की बात करें तो टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट अगर ऐड कर देंगे तो वो तो हमारा सेलिंग प्राइस बन जाएगा। सेलिंग प्राइस को एस इंटू एक्स लिख दिया और यहाँ पे एफ प्लस वी एक्स इन प्लस पी लिख दिया। इन दोनों एक्स वाली टर्म्स को एक साइड में लेके गए, एक्स को कॉमन निकाला, यहाँ से हमारा एक्स की वैल्यू आ गई एफ प्लस पी डिवाइडेड बाई एस माइनस वी। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं, टोटल कॉस्ट तो हमने देख लिया, फिक्स कॉस्ट भी देख लिया, वेरिएबल कॉस्ट भी देख लिया। अब इनका थोड़ा ना ग्राफिकल नोटेशन देख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ कैसे वेरी करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या बताया है, फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो हमारी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे मैटर, मतलब वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज ही नहीं होती। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज ही नहीं होती। जो अगर फिक्स कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है ये हमारी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज ही नहीं होती। तो अगर हम ग्राफिकल फॉर्म में नोट करेंगे, अगर यहाँ पे हमारा यू कैन से कॉस्ट ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं कॉस्ट, ठीक है, और इधर ले लेते हैं आप एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं क्या, स्मॉल एक्स, यानी कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, अगर हम वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ कॉस्ट का अगर ग्राफ बनाने लगे तो फिक्स कॉस्ट के केस में क्या बनेगा, हमें क्या पता है फिक्स कॉस्ट क्या है, कुछ ना कुछ तो शुरू में खर्च हुआ, इनिशियली खर्च हो गया। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग रेंट पे ली तो किराया तो पहले ही देना पड़ेगा। मशीन ले ली हमने, मशीन की कॉस्ट तो पहले ही आ गई, ठीक है। वॉचमैन की सैलरी है या हायर ऑफिशियर की सैलरी है या हमारा ट्रांसपोर्टेशन एडवर्टाइजमेंट है, ये चीज़ें फिक्स रहेंगी ना, तो इनको हम क्या करेंगे पहले ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये जो है हमारी, मान लो फॉर एग्जांपल ये वो कॉस्ट आ गई, ठीक है, और ये वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज तो हो नहीं रही, तो ये इसके पैरेलल आ जाएगी, ठीक है जी। एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन आ जाएगी। जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू क्या डिनोट करेगी, ये वैल्यू डिनोट करेगी एफ को। एफ क्या है, फिक्स कॉस्ट, ठीक है ना, ये वैल्यू डिनोट करेगी एफ को। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें वेरिएबल कॉस्ट की, फिक्स कॉस्ट आपने देख ली, वेरिएबल कॉस्ट का अगर ग्राफ देखेंगे, फिक्स कॉस्ट एफ है, वेरिएबल कॉस्ट का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट का क्या है, सेम यही देखते हैं इसी में। ये कॉस्ट है इधर और इधर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है जी। तो मैंने क्या बताया, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो 1 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो कम आएगी, 10 प्रोड्यूस करेंगे तो ज़्यादा आएगी, 1000 प्रोड्यूस करेंगे तो और ज़्यादा आएगी। तो मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जितना, यानी कि शुरू में अगर बाय द वे हम कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज़ीरो है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए एक 45 डिग्री पे एक एंगल पे लाइन आ जाएगी, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो कॉस्ट है, ये V का ग्राफ है, V इजिकल टू V इंटू एक्स। जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है या वेरिएबल कॉस्ट है
वो हमारी कम है, वो इतनी है। जब हमारे मान लो प्रोडक्शन की यूनिट 2 हैं, ठीक है, मान लो मैं क्या मान रहा हूँ कि हमारा स्मॉल वी कितना है, स्मॉल वी अगर हमारा 3 रुपये है, 3 रुपीज़, स्मॉल वी है 3 रुपीज़, और एक्स हमने मान लिया 5000 यूनिट, 5000 यूनिट। अगर बाय द वे यहाँ पे मैं क्या माना कि स्मॉल वी हमारा 3 रुपये माना मैंने, तो अगर हमारी क्वांटिटी एक्स की वैल्यू 2 है तो स्मॉल वी की वैल्यू 6 हो जाएगी, यानी कि हमारी टोटल वी की वैल्यू 6 हो जाएगी। अगर बाय द वे बात करें हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे टोटल हमारा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन 5000 है, तो 5000 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 ये 15,000 हमारी आ जाएगी टोटल कॉस्ट। तो इस ग्राफ का मतलब समझ जाइए आप। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के ग्राफ में क्या डिफरेंस है। अब तो बात आ गई भाई टोटल कॉस्ट की। अब कहोगे सर फिक्स कॉस्ट का भी हमें समझ में आ गया, वेरिएबल का भी समझ में आ गया, और आपने बताया था इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करेंगे तो क्या होगा? अरे कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, इस ग्राफ को इस ग्राफ के साथ सुपर इम्पोज कर देना है। सर कैसे? लेकिन वो तो 0 से स्टार्ट हो रही है यहाँ से, क्या ऐसे बीच में से ड्रॉ कर दें? क्या ये ड्रॉ कर दें? क्या ऐसे हो जाएगा? नहीं, ऐसे कभी भी नहीं करना है। एक बात समझो, फिक्स कॉस्ट क्या है? फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो एक बार आ चुकी, वो आ चुकी तो मतलब ये तो इनिशियली आपका खर्च हो चुका, तो जो इसके बाद अगर वेरिएबल कॉस्ट को इस पे सुपर इम्पोज कर दोगे, यानी कि ये, तो अब जो रेड कलर की जो लाइन आई है ये हमारा क्या डिनोट करेगी? टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट। आई होप क्लियर होगा। मैं इसको मिटा देता हूँ साइड वाले को। अगर कंसीडर करो सेम उसी सिचुएशन में मैंने क्या माना हुआ है, यहां पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माननी थी मैंने, कितना? 3 रुपए पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट मान ली मैंने 10,000 रुपये। ठीक है, मान लो 10,000 रुपये है, फिक्स कॉस्ट हमारी 10,000 रुपये है, वेरिएबल कॉस्ट 3 रुपये पर यूनिट है, और एक्स हमारा 5,000 है। तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? अगर इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी रहेगी? एफ के बराबर। यहाँ पे थोड़ी सी जब वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो बढ़ जाएगी, और यहाँ पे हमारी एंड में मान लो कंसीडर करो यहाँ पे 5,000 यूनिट हमारी प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, तो 5,000 यूनिट अगर प्रोड्यूस हो गई हमारी, तो उस केस में क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आ जाएगी? अगर हमारा एफ जो है एफ प्लस वी इंटू एक्स, एफ जो है हमारा 10,000 ले लिया हमने, प्लस 5,000 इंटू 3 कर देंगे, ये हमारा 15,000, ये 10,000, ये 25,000 रुपये आ गई हमारी। ठीक है, 25,000 रुपये हमारी क्या आ गई? टोटल कॉस्ट। इसको हम लिख देते हैं। अब जो हमारा ग्राफ बन गया, किसका बन गया? टोटल कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट हमारी क्या आ गई? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट को अगर ऐड किया 25,000 रुपये आ गई। अब अगर आप ध्यान से देखो, हमने कितनी यूनिट प्रोड्यूस करी? 5,000। और अगर हम 5,000 ही करना चाह रहे हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस कम से कम 25,000 से तो ज़्यादा होना चाहिए टोटल का। अगर 25,000 को हम क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो लगभग हमारा टोटल कॉस्ट जो आ रही है वो 5 रुपये यूनिट आ रही है, 5 रुपये पर यूनिट आ रही है ना जी? तो कम से कम हमें 6 रुपये में तो बेचना पड़ेगा ताकि हमें कुछ प्रॉफिट हो। ठीक है ना? 5 से ऊपर इवन 5.25 में भी बेचेंगे तो भी प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर हमें कुछ कमाना है तो ऑब्वियसली अगर इससे तो हमें ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो मान लो हम क्या मान रहे हैं, सेल्स प्राइस रख दिया हमने 6 रुपये पर यूनिट। ठीक है, ये आ गई टोटल कॉस्ट। पर यूनिट की बात कर रहे हैं हम, पर यूनिट आ गई 5 रुपये। तो हमें कम से मान लो हमने 6 रुपये पर यूनिट बेचना शुरू कर दिया, तो हमारा टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 6 गुना 5,000, 30,000।
आप कहोगे सर वाह, ये तो हमने मैथ कर दिया, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, क्या हमें ये प्रॉफिट पहले दिन ही मिल गया? नहीं, जैसे जैसे हमारी सेल्स होगी वैसे वैसे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा ना। तो अगर हम सेलिंग कॉस्ट की बात करें, सेलिंग कॉस्ट का ग्राफ कैसे, मैं इसको मिटा रहा हूँ। सेलिंग कॉस्ट का ग्राफ कैसे होगा, जैसे सेम वेरिएबल कॉस्ट का था, अगर 1 यूनिट बिकेगी तो हमारे को कुछ सेलिंग प्राइस मिलेगा, अगर 2 बिकेंगी थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, 10 बिकेंगी तो ज़्यादा मिलेगा। तो अगर मैं इसको लिख दूँ सेलिंग कॉस्ट क्या है, सेलिंग कॉस्ट अगर बात करें, पहले दिन से तो हमें प्रॉफिट होना शुरू नहीं होगा। यहाँ पे सेम कॉस्ट है और यहाँ पे सेम वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है। तो अगर हम बात करें सेलिंग कॉस्ट के लिए क्या होगा हमारा, मैं इसको ग्रीन उससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सेम अगर 1 यूनिट बिकेगी 6 रुपये की बिक गई तो 6 रुपये हमारा सेलिंग कॉस्ट आ जाएगी। ये एस है, क्या है, एस क्या होता है, सेलिंग प्राइस या सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। एस इंटू एक्स अगर हम बात करें तो टोटल आ जाएगा। अगर हमारी सारी बिक जाएंगी तो हमारी 30,000 की बिक जाएंगी, 5,000 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा अपने को, ठीक है जी। ये हमारा एक तरीके से क्या आ गया, सेलिंग कॉस्ट का वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ ग्राफ आ गया। अब कहोगे सर आपने बताया था ब्रेक इवन एनालिसिस जो होता है, सेलिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के बीच में रिलेशन होता है। बिल्कुल वही चीज़ हम अभी यहाँ पे करने वाले हैं। अगर हम बात करें ब्रेक इवन एनालिसिस के लिए, मैं अब इसको भी मिटा दे रहा हूँ, केवल इतना मिटा रहा हूँ ताकि हमारा ये ग्राफ काम आ जाए, ठीक है। अगर हम बात करें ब्रेक इवन एनालिसिस में, क्या बात कर रहे थे हम, कि ब्रेक इवन एनालिसिस 3 क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन देता है। क्या क्या, टोटल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो हम क्या करें, इसके अंदर क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट वाला ग्राफ ऐड कर देते हैं। ये तो कंसीडर करो हमारी हो गई वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी फिक्स कॉस्ट। ये हमारी कितनी हो गई, फिक्स कॉस्ट एफ, और ये जो है ये हमारी हो गई क्या, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी टोटल कॉस्ट का ग्राफ, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। सुपर इम्पोज अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हो, मैं इसको मिटा के दोबारा बना देता हूँ एक बार, आपके जज्बात क्लियर हो जाने चाहिए, किसी को भी गलती से भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। भावनाएं अगर समझ जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, अगर नहीं समझ पाए तो यही नहीं, भावनाओं में उलझ के रह जाओगे, ठीक है। अगर किसी का नाम भावना है तो ऑफेंड नहीं होगी। ये है, कंसीडर करो आपका फिक्स प्राइस या फिक्स कॉस्ट, और ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट। ऐसा ही तो ग्राफ बनाया था हमने, ठीक है। ये है फिक्स कॉस्ट और ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट। या फिर थोड़ा सा हम इसको और ऐसे कर लेते हैं ताकि हमारा ग्राफ में दिक्कत ना आए। क्यों दिक्कत आएगी वो मैं बताऊंगा। अब बात करें अगर टोटल सेल्स वाला जो हमारा ग्राफ था वो क्या था, यहाँ से, ठीक है। अभी भी वैसे ही बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो है हमारा सेल्स और ये हमारा है टोटल कॉस्ट। तो अगर हम देखें यहां से स्टार्ट किया हमने, यहां से जब स्टार्ट हुआ तो यहां से जब स्टार्ट हुआ तो यहां तक जाने से पहले तो हम लॉस में थे। क्यों लॉस में थे, अगर हम ध्यान से देखें, कंसीडर करो यहाँ पे 2 यूनिट बिकी है हमारी, ये 2 है, तो टोटल कॉस्ट हमारी यहाँ पे 2 यूनिट के हमें तो 12 रुपये मिले। टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आ गई, 10,000 तो ये थे ही, 10,000 के साथ 3 रुपये पर यूनिट वो आ रही थी वेरिएबल कॉस्ट, तो 10,000 और 6 ऐड हो गए तो 10,000 6 रुपये हमारी यहाँ पे आ रही है। क्या, यू कैन से टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। बट हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, सेलिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, टोटल कॉस्ट आ रही है हमारी 10,000 6 रुपये और सेलिंग प्राइस आ रहा है 12 रुपये। तो मतलब हमारा तो नुकसान हो रहा है ना अभी तो।
तो ये जो जोन होगा, इस जोन को क्या बोलते हैं? लॉस। यहां पे हमारा हो रहा है क्या? लॉस। ठीक है जी। जब हम बात कर रहे हैं इस तरफ की, वो हमारा क्या हो रहा है? इस पॉइंट के बाद यहां पे हमारा हो गया बल्ले बल्ले। क्यों? फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं यहां पे कंसीडर करो मेरी बिक गई हैं 4000 यूनिट। ठीक है, 4000 यूनिट की अगर बात करूं मैं, अगर 4000 यूनिट पे कैलकुलेट करूं तो 4000 यूनिट पे मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? 10,000 तो ये लग ही गए फिक्स कॉस्ट वाले, और 3 रुपये यूनिट के हिसाब से 3 का 4000 का 12 और 10 22,000 हो गए, 22,000 रुपये हो गए। ठीक है जी। और मेरा बिक कितने का गया? 4 छिके 24,000 का। सेलिंग प्राइस हमारा 6 रुपये पर यूनिट है ना, ये बिक गया 24,000 का, तो मतलब 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया अपने को। तो मतलब यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो गया। तो इस जोन को क्या लिख सकते हैं? प्रॉफिट। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? प्रॉफिट। लास्ट में अगर आप पूरी 5,000 यूनिट पे देखेंगे, मान लो ये कंसीडर करो यहाँ पे अगर 5,000 यूनिट हैं, तो हमारे को पता है कि लास्ट में कितना? 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है जी। तो हमारा क्या हुआ? यहाँ पे तो क्या आ गया? लॉस का रीजन आ गया, यहाँ पे आ गया प्रॉफिट का रीजन। एक पॉइंट ऐसा भी तो होगा ना जहाँ पे ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है ना जी। कंसीडर करो यहाँ पे, अब हमें क्या पता चल रहा है? यहाँ से लॉस होता जा रहा है, लॉस होता जा रहा है, यहाँ पे आ गया हमारा लॉस 0 हो गया, लॉस भी 0 हो गया, प्रॉफिट भी 0 हो गया। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इसी के लिए तो इतनी देर से पढ़ रहे थे। अब तक हमने क्या किया है, पहले उसको देखते हैं। हमने पहले क्या किया? फिक्स कॉस्ट का ग्राफ देखा, बिल्कुल डायरेक्ट पैरेलल लाइन आ गई। फिर वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ देखा, वो 0 से बिल्कुल 90 डिग्री, जैसे सेल्स की लाइन ऐसी लाइन आ गई थी। उन दोनों को सुपर इम्पोज कर दिया, हमारी टोटल कॉस्ट वाली लाइन आ गई। उसके बाद फिर हमने सेल्स के साथ उसको सुपर इम्पोज कर दिया, तो हमारा ये ग्राफ आ गया। पहले बात करते हैं इस ग्राफ में रीजंस की। ये ग्राफ में यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि यहाँ तक हमें क्या हो रहा है? लॉस। ठीक है, इस लाइन को मैं थोड़ा अलग से दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस। इस रीजन में लॉस हो रहा है। सेकंड रीजन जो हमारा ग्रीन रीजन है, इसमें क्या हो रहा है? लॉस। और वैसे तो हमें रेड से दिखाना चाहिए था, इसको ग्रीन से दिखा देते, जो हमारे यहाँ नॉर्मली चलता है। यहाँ से आगे क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो इस जोन में तो हो रहा है प्रॉफिट और यहाँ पे हो रहा है लॉस। तो बीच में एक पॉइंट तो ऐसा है ना जहाँ पे ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछूं कि ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट है, तो क्या बोलोगे? कमेंट करो एक बार फटाफट। तो ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट है, दैट पॉइंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, जहां पे हमारा ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। मतलब हम क्या कह सकते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट पे नो प्रॉफिट और नो लॉस। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट हो गया? इट इज दैट पॉइंट एट विच देर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। और ये पॉइंट कहाँ आता है? एट ऑन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ऑन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। हालांकि हमारे जो आगे वाले सारे टॉपिक है वो यहीं पे डिस्कस हो जाएंगे, लेकिन आप अलग से करेंगे। ठीक है, अभी अपने पास टाइम की कमी नहीं है। ठीक है, हाँ शायद थोड़ी बहुत है भी। एक बार देखते हैं कितने मिनट की हो गई है। ओ भाई, ऐसा है, अगर कुछ टॉपिक बचेगा अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। यहाँ पे आपको ये तो क्लियर हो गया ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? इट इज दैट पॉइंट एट विच इट इज दैट पॉइंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एट विच देर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस। तो इस पॉइंट को बोल दिया हमने ब्रेक इवन पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है।
और ब्रेक इवन पॉइंट हमें पता चल गया, तो इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, जिस ग्राफ में हमें पता चला इसे बोलते हैं ब्रेक इवन चार्ट। क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन चार्ट। ठीक है, ब्रेक इवन चार्ट। ठीक है, ब्रेक इवन चार्ट बोलते हैं इसको। ब्रेक इवन पॉइंट आपको पता चल गया, तो ये तो हो गया हमारा ब्रेक इवन चार्ट। अब अगर हम कैलकुलेट करने लगे, जो हमारी प्रॉब्लम थी उसमें हमने क्या लिया था, टोटल कॉस्ट हमारी आ रही थी 25,000, यानी कि 25,000 क्या था, 25,000 ना लिख के इसको ये लिखते हैं, टोटल कॉस्ट हमारी आ रही थी फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमारी क्या थी, 10,000 रुपये, और वेरिएबल कॉस्ट क्या थी, 3 रुपये यूनिट, 3x। ठीक है, 3 रुपये यूनिट आ रही थी। सेलिंग प्राइस हमने क्या डिसाइड किया था, 6 रुपये यूनिट। तो ये हमारी टोटल सेलिंग कॉस्ट आ गई। तो ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट आएगा, x की टर्म में अगर हम इसको लिखें, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, x इज इक्वल टू हमारा फिक्स प्राइस प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय s माइनस v। याद है, अभी लिखवाया था 2 मिनट पहले। ठीक है, फिक्स प्राइस हमारा कितना है, 10,000। प्रॉफिट कितना ले रहे थे हम। अब ब्रेक इवन पॉइंट के टाइम पे क्या होता है, देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, तो प्रॉफिट हमारा हो गया 0, तो प्रॉफिट हो गया 0। सेलिंग प्राइस हमें पता है 6 रुपये यूनिट है, और हमारा यू कैन से वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 3 रुपये यूनिट है। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो 10,000 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि लगभग 3,333.33, यानी कि यूनिट कभी क्वांटिटी कभी, अब ये तो क्वांटिटी में है ना, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है, तो हम क्वांटिटी कभी भी पॉइंटों में नहीं छोड़ेंगे, इसको क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, 3,334। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन क्या आ गया, 3,334 यूनिट अगर हम प्रोड्यूस कर देंगे, तो हम उस पॉइंट पे होंगे जहाँ पे हमारा ना कोई प्रोडक्शन, ना कोई प्रॉफिट है और ना कोई लॉस है। स्लाइटली, क्योंकि हमने थोड़ा सा वो कर दिया है, इसको कंप्लीट कर दिया, तो स्लाइटली हम प्रॉफिट वाली साइड ही होंगे। तो कम से कम हमें 3,334 यूनिट प्रोड्यूस करने पड़ेंगी ताकि हमारा लॉस रिकवर हो जाए। ठीक है, तो इस सब को आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस सब को नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। उससे पहले आपसे एक सवाल है, ठीक है, मिटाने से पहले आपसे एक सवाल है कि कंसीडर करो आप कोई एक इंडस्ट्री चला रहे हो, जहाँ पे आप इंडस्ट्री नाई मानो, यार क्या करो, आप इंडस्ट्री ना मानो, आप सिंपल सी एक दुकान मानो आपकी। आप एक दुकान चला रहे हो, वहाँ पे आप बेच रहे हो पार्ले जी के बिस्किट पैकेट, और अगर पार्ले जी के बिस्किट पैकेट बेच रहे हो, आपने मंगवा रहे हो आप 4 रुपये का और बेच रहे हो 5 रुपये का। ठीक है जी, आप मंगवा रहे हो 4 रुपये का और बेच रहे हो 5 रुपये का। दुकान का किराया मान लो, वो फिक्स प्राइस है हमारा, दुकान का किराया मान लो 7,000 रुपये है। तो केवल अगर आप पार्ले जी के बिस्किट पैकेट बेच रहे हो, तो कितने पार्ले जी के बिस्किट पैकेट आपको बेचने पड़ेंगे ताकि आप नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में हो, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट पे हो। क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, वो पॉइंट एट विच देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। अगर आप एक दुकान चला रहे हो जिसमें आप केवल पार्ले जी के बिस्किट पैकेट बेच रहे हो, ठीक है, आप 4 रुपये का ले रहे हो और 5 रुपये का बेच रहे हो, आपकी दुकान का किराया है 7,000 रुपये। ठीक है, तो आपको कितने पार्ले जी के बिस्किट पैकेट बेचने पड़ेंगे कि आप नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में हो, यानी कि आप ब्रेक इवन पॉइंट पे हो। ठीक है जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझना, आराम से इसको कैलकुलेट करना, उसके बाद रिप्लाई करना, मैं आपके आंसर की वेट करूंगा। ठीक है जी, थैंक यू। अब ये हमने कर लिया,
सारा हमारा आज हम ज़्यादा नहीं करेंगे यार, क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा, इतना ही काफ़ी है। बस इसमें थोड़ा कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ अभी। ब्रेक इवन चार्ट हमने डिस्कस कर लिया। तो ब्रेक इवन पॉइंट की अगर डेफिनेशन लिखने लगे, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट है? इट इज दैट पॉइंट, इट इज दैट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन at which we will experience इसको मैं दूसरे मार्कर से लिख देता हूं। we will experience no profit or loss। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। ब्रेक इवन पॉइंट की डेफिनेशन क्या लिखी हमने? इट इज दैट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, इट इज दैट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एट विच वी विल एक्सपीरियंस नो प्रॉफिट और लॉस। ना हमें प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, ठीक है, लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कीजिएगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं, वहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रेक इवन चार्ट का के अलावा, ब्रेक इवन पॉइंट के अलावा हम क्या देखेंगे कि हमारा एक होता है कंट्रीब्यूशनल मार्जिन, क्या होता है। इसके अलावा हम देखेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। इसके अलावा हम देखेंगे पीवी रेशियो और प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ क्या होता है। ये चारों टॉपिक करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई वाली वीडियोस मिलती रहें। तो गेट की तैयारी आप करते रहें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।